क्यों है? चलोगे नहीं? करा दिया है तो तुरंत आज थोड़ी नहीं मिलेगा। होश नहीं रहता है इसको, दोनों बेख्याली में खोया है, पता नहीं। यहाँ देखो, यात्रियों के नजरिए से में सेकंड जो यात्री हैं जो 14वीं शताब्दी में इंडिया पहुंचे, उनका नाम है इब्न बतूता। और ये व्यक्ति के बारे में यहाँ को मैंने कुछ बातें लिखी, इसको देखिएगा, फिर किताब से मैं आपको दिखाता हूं कि इसमें और किताब में क्या अंतर है या फिर क्या समानताएं हैं। जन्म इनका हुआ था तेंजियर, मोरक्को। जन्म पूछा जाता है, जन्म याद रखिएगा, तेंजियर, मोरक्को। तेंजियर जगह है, मोरक्को देश है, अफ्रीका उपमहाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप इनका जन्म हुआ था। पुस्तक का नाम था रिहला या रहला, कहीं रहला पड़े कहीं रिहला, मैंने कल में समझा दिया था। और ये पुस्तक का जो भाषा है वो अरबी भाषा में लिखी गई है। यह 14वीं शताब्दी का यात्री था, मैंने क्लियर करा दिया। देखिए, इब्न बतूता को यात्रा करने का बहुत ही ज्यादा शौक था। और क्यों शौक था, कारण क्या है, कारण यह मैंने आपको लिख के दिया है कि इब्न बतूता को यात्रा करने का शौक क्यों था। यह नए नए देशों और लोगों के बारे में जानना चाहता था, इसीलिए यह यात्रा करने के शौकीन थे। बहुत लोगों को यात्रा करना पसंद नहीं होता है और बहुत लोगों को यात्रा करना पसंद है, और जो पसंद है उनमें से एक है इब्न बतूता। और बताएं कहाँ कहाँ गए थे। साथ में यह पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान की बजाय, यह पुस्तकों से जो ज्ञान मिलता है, देखो ये बात सच है कि जो विजुलाइजेशन करके जो ज्ञान मिलता है और जो पढ़ के ज्ञान मिलता है, दोनों में बड़ा अंतर होता है। जो चीज़ हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं और चीज़ पढ़ के देखते हैं, दोनों में बहुत अंतर होता है। यह पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान की बजाय यात्राओं से प्राप्त अनुभवों को महत्वपूर्ण मानता था। यात्रा से, अब यात्रा करेंगे तो हम ज़्यादा चीज़ों को जानेंगे। एक पिक्चर का कहानी को सुना दिया और खुद से एक पिक्चर को आप देख लिए, दोनों में बड़ा अंतर होता है। जो खुद से देख लिए उसमें और बहुत कुछ चीज़ें के बारे में जान पाएंगे, और जो सुना दिया उसमें बहुत सारा चीज़ छूट भी जाता है। तो अगर आप इब्न बतूता के साथ रहते हैं, देखिए जैसे यहाँ पर जो आप पढ़ रहे हैं इब्न बतूता के बारे में, ये आपको कम लगेंगे। अगर इब्न बतूता के साथ आप रहते और इनके साथ साथ जाते तो कई गुना ज़्यादा ज्ञान आपको और ज़्यादा मिल जाता। तो इसलिए यात्रा करने इनको बहुत शौक था। पहली बात क्या था कि नए नए देश जाएंगे, और नए नए देश जाएंगे तो लोगों से मिलेंगे, लोगों से बातचीत करने का मौका मिलेगा, हम लोगों के बारे में बताएंगे, लोग हम लोग के बारे में, लोग हमको अपने बारे में बताएंगे, और इस तरह बहुत सारा जानकारी हमें मिल जाएगी। और दूसरी बात है कि हम जो पुस्तक पढ़ते हैं तो पुस्तक में प्राप्त ज्ञान और सापेक्ष देखकर जाकर एक मिला ज्ञान, दोनों में बड़ा अंतर होता है। और यही अंतर को दूर करने के लिए, यह अनुभव को सीखने के लिए जो है यात्रा करना पसंद करते थे। और तीसरा लिखा है कि इब्न बतूता को हठीला यात्री भी कहा जाता है। हठीला, हठीला समझते हो, जिद्दी जिसको बोलते हैं। कारण क्या था कि यह यात्रा इतना अधिक करता था कि कहीं एक जगह टिक कर नहीं रहता था। यह यात्राओं से न तो थकता था और नहीं घबराता था, कुछ नहीं, बिल्कुल यात्रा करना है मतलब करना है, घबराता भी नहीं था, जहां तहां चल जाता था। जैसे यहां देखिए आप कि इसने कई वर्षों तक उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया, भारतीय उपमहाद्वीप तथा चाइना में दूर दूर की यात्राएं भी किए थे। इतने सारे जगहों के में वो गए थे। लेकिन यहाँ पर कहा था कि इब्न बतूता, इसको मैं डिलीट करता हूँ, इब्न बतूता जो थे वह घर से निकले कब थे, इब्न बतूता घर कब छोड़े थे, और इब्न बतूता कितने साल के बाद वापस घर को जो है आए थे, चाइना से कब आए थे, इस चीज़ को देखते थे। आपके बुक के अनुसार लिखा हुआ है कि सारा एक वर्णन है कि यहाँ पर लिखा है घोंसले से निकलता पक्षी। यहाँ जो लिखा गया है घोंसले से निकलता पक्षी, घोंसले से निकलता पक्षी, मतलब इब्न बतूता अपने बारे में कह रहा है कि अब हम क्या कर रहे हैं, निकल रहे हैं। कहाँ से निकल रहे हैं, अपने घोंसले से, अपने घर से निकल रहे हैं, एकदम दूर उड़ान मारने वाले हैं। तो अपने जन्म स्थान तेंजियर से मेरा प्रस्थान गुरुवार को हुआ। इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन फिर भी याद रखना, ये तेंजियर से कब निकले, दिन क्या था, गुरुवार का दिन था। गुरुवार को ये अपना स्थान, जन्म स्थान से क्या हुए, ये निकल पड़े। कहाँ के लिए, यात्रा करने के लिए दूर दूर। मैं अकेला ही निकल पड़ा, बिना किसी साथी यात्रा या कारवां को किसी टोली में भी शामिल हो सकूं, लेकिन अपने अंदर एक प्रभावशाली आवेग को और इन प्रसिद्ध पुण्य स्थान को देखने की इच्छा जो लंबे समय से मेरे अंतर्करण में थी, से प्रभावित होकर। क्या लिखा, देखिए बहुत बड़ी सीख यहाँ दिया है। क्या सीख दिया है कि ये क्या बोले कि हम जो हैं, हम अकेले यात्री में निकले, अकेले, ये अकेला निकल पड़ा घर से, किसी का साथ इन्हें नहीं मांगा, किसी का साथ नहीं मांगा, मैं अकेला ही निकल पड़ा, बिना किसी साथी के यात्री किया मैंने।
और आज के समय पर क्या होता है, बिना दोस्ती के काम ही नहीं होता है। पढ़ने जाएंगे तब भी दोस्ती चाहिए, खाना खाएंगे तब भी दोस्ती चाहिए, मैंने दोस्ती के बिना काम नहीं बनता है, दोस्ती चाहिए। देखिए पहले के लोग अकेले निकल पड़ते थे, यात्रा करते थे, दोस्ती से कोई मतलब नहीं था। आज दोस्ती है तो पढ़ाई भी नहीं है, खत्म हो चुका है। एक दोस्त नहीं कर रहा हम भी नहीं जाएंगे, वो नहीं पढ़ा। अभी देखो कितने लोग शाम का बैच जो मैं पढ़ा रहा था नहीं जा पाएंगे, हमारा दोस्त कोई नहीं मिलता है, साथी कोई नहीं मिलता है। साथी नहीं, मरेगा तो साथी साथे जाएगा। बाबा बताओ, मरने से साथी साथे जाएगा क्या, या तुम्हारे सुख दुख में वो साथ देंगे क्या? बोलने का नियम भर है, कोई साथ नहीं देगा तुम्हारा, खुद अकेले अपनी लड़ाई खुद हम यहाँ सब अपने अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। किसमें कहा था, नहीं जानते हो, कोई बात नहीं, आइए। इसलिए मैंने अपने परिजनों को छोड़ जाने के निश्चय को दृढ़ किया कि देखो, अगर सत्य की खोज करना है, कुछ जिंदगी में कुछ करना है तो घर छोड़ दो, गृह त्याग कर दीजिए। आप देख चुके हैं, भगवान बुद्ध को पढ़ाया था मैंने, भगवान महावीर का पढ़ाया था मैंने, और भी कई लोग ऐसे हैं जिसने घर द्वार को छोड़ दिया। योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी, हमारे देश के पीएम ने भी, है कि नहीं। गृह त्याग कर दीजिए, सब सही हो जाएगा, टेंशन ज़्यादा नहीं लेने का है। तो यहाँ लिखा कि मैंने अपने प्रियजनों को छोड़ जाने के निश्चय को दृढ़ किया कि हम अपने प्रियजन को छोड़ देंगे। प्रियजन, प्रियजन समझते हो ना, प्रियजन मतलब दिल के करीब, माता पिता भाई बहन रिश्तेदारी सब को छोड़ देंगे और निकल पड़ेंगे सत्य की खोज में, यात्रा की खोज में। अपने घर को ऐसे ही छोड़ दिया जिसे पक्षी अपने घोंसले को छोड़ देते हैं। उस समय मेरी उम्र कितनी थी, 22 साल। याद रखना, कितने साल की उम्र में घर छोड़ दिया था, महज 22 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था। 22 साल की उम्र में हमारे देश में तो बच्चा बड़ा ही नहीं होता है, अभी तो छोटा ही है। कितना साल हो गया अम्मा, 22 साल हुआ है। 22 साल में भी उसको जो छोटा ही लगता है कि नहीं कहीं जाएगा तो हरा जाएगा, खो जाएगा, इसको साथ ही लेके चलेंगे। और यहाँ देखिए 22 साल की उम्र में इब्न बतूता देशों की यात्रा के लिए निकल पड़े, विभिन्न देशों की। इब्न बतूता 1354 में घर वापस पहुंचा। सुन लीजिएगा, यह 22 साल की उम्र में घर छोड़ा था और 2354 में यह घर वापस आता है। घर वापस आता, मतलब घूर घार के वह घर वापस आ गया। 1333 के आसपास में निकला था, 1354 घर वापस आता है और अपनी यात्रा आरंभ करने के लगभग 30 वर्ष बाद, यानी लगभग वह 30 साल जर्नी किया। कितने साल, 30 साल, अपना उम्र का 30 साल इसने जर्नी में बिता दिया। केवल 30 साल क्या किए, यात्रा कर ली। और यहाँ पर तो 30 साल हम लोग अपना जिंदगी बनाने में लगा देते हैं, है ना। ये 30 साल तो यात्रा में निकाल दिए। तो ये इब्न बतूता में कुछ बेसिक पॉइंट्स आपको याद रखना। पहला कि इब्न बतूता ने अपना तुलना किससे किया, तो अपने तुलना एक पक्षी से किया। कैसा पक्षी, घोंसले से निकलता हुआ पक्षी। इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग ये है कि इब्न बतूता दिन गुरुवार के समय अकेले बिना किसी साथी के अपने गृह त्याग कर दिया, परिजनों को छोड़कर आगे निकल पड़े। उस समय उसकी उम्र थी महज 22 साल। 22 साल की उम्र में यह यात्राएं प्रारंभ कर दी थी। 1354 में वो घर वापस आया और 30 साल, टोटल 30 साल, कुल 30 साल यात्रा उन्होंने अपने लाइफ में किया था। यह था उनके बारे में। तो इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृतांत, जिसे रिहला कहा जाता। मैंने बताया कि इब्न बतूता ने एक पुस्तक लिखा जिसका क्या नाम बताया थोड़ा सा पहले हमने, रिहला बताया। रिहला, मुंह से कुछ बोलना, है ना, मुंह चुप मत रखना। मुंह में अगर मुंह चुप रखोगे तो क्या हो जाएगा, मुंह में दुर्गंध आ जाएगी, तो मुंह चुपचाप बोलते रहिए। तो रिहला क्या है, तो रिहला यात्रा वृतांत है। क्या है ये, यात्रा वृतांत, यानी ये यात्राओं के बारे में, किनके यात्रा के बारे में, इब्न बतूता की यात्रा के बारे में इस पुस्तक में सारा चीज दिया गया है। तो 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन में विषय में बहुत ही प्रचुर और रोचक जानकारियां देती है किताब। मोरक्को की इस यात्री का जन्म तंजीर के सबसे सम्मानित तथा शिक्षित परिवारों में से एक, जो इस्लामिक कानून अथवा शरिया पर अपनी विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध था, में हुआ था। तो ये भी बात आप जान लीजिएगा, इनका जन्म कोई छोटा मोटा एरगुरु परिवार में नहीं होता, मतलब शिक्षित सम्मानित परिवार में इनका जन्म हुआ था। बहुत पढ़े लिखे परिवार में इनका जन्म हुआ था, इस्लामिक कानून में जन्म हुआ था इनका। और अपने परिवार की परंपरा के अनुसार इब्न बतूता ने एक बहुत ही कम उम्र में साहित्य और शास्त्र रूढ़ शिक्षा हासिल कर लिया था। तो देखिए, बोलते ना, पुत्र के पांव पालने में दिखाई पड़ते हैं। इस शब्द को सुने आप, ये कहावत को सुने हैं
कि पुत के पांव पालने में दिखाई पड़ते हैं। मतलब कि समझे? नहीं समझे आप। मतलब ये होता है कि जब बचवा छोटा रहता ना, छोटा नन्हा गिदर पौवा, जब पालना में वो खेलता है, पालना में झुलवा नहीं खेलता है, वो बनाता है जो कृष्ण भगवान झूलना झूलता था, याद है ना? वैसे आज तो नहीं वो चीज़ें हैं। उसी में उसका पैरों के मूवमेंट से पता चल जाता है, उसके यश से पता चल जाता है कि बच्चा आगे चलकर करेगा क्या। बात समझ में आई? तो पुत के पांव पालने में, पुत बने बेटा होता है, उसके पांव पालने में दिखाई पड़ता है। मतलब उसी में समझ में आता है कि लड़का बड़ा होकर क्या करेगा, है कि नहीं? तो ये लड़का बड़ा होकर क्या करेगा, इनके बेसिक नॉलेज ही बता दिया था, और जो बताया था वही इसने किया भी। तो अपने श्रेणी के अन्य सदस्यों के विपरीत इब्न बतूता के स्थान पर, इब्न बतूता पुस्तकों के स्थान पर यात्राओं से अर्जित अनुभव को ज्ञान का अधिक महत्वपूर्ण स्रोत मानता है। मैंने लिखा दिया, उसे यात्रा करने का बहुत शौक था, मैंने ये भी बता दिया, शौक था। क्यों? क्योंकि वह नए नए देशों और लोगों के विषय में जानने के लिए दूर दूर तक क्षेत्रों गया। और याद रखना कि भारत के लिए प्रस्थान करने से पहले इंडिया नहीं, मैंने क्या बोला, इंडिया बाद में आया, इंडिया से भी पहले वो कहाँ कहाँ गया था, तो इस चीज को आप जरा देख लीजिएगा। कौन है जी? कहा ऐसा करते हो नहीं? 1333 में भारत के प्रस्थान करने से पहले, मतलब भारत नहीं आया था, भारत से पहले देखिए इस सब एरिया में वो क्या किया था, यात्रा को किया था। उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया, भारतीय उपमहाद्वीप तथा चीन में दूर तक गया। लेकिन उसके पहले वो जो गया हुआ था, कहाँ का गया था? ये तो कुल जर्नी इसका, ये जो दिख रहा है ना, ये कुल जर्नी कहाँ का गया था। लेकिन भारत आने से पहले 1333, अच्छा ये क्या लिख दिए, 1332-33 में भारत के प्रस्थान करने से पहले वह मक्का के तीर्थ यात्रा, सीरिया, इराक, फारस, यमन, ओमान तथा पूर्वी अफ्रीका के कई तटीय व्यापारिक बंदरगाह की यात्रा कर चुका था। और वह मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया, यानी ऊपर से, एशिया के ऊपर उत्तरी भाग से मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता सन 1333 में, ये याद रखना, 1333 में वह स्थल मार्ग से होकर सिंध पहुंचा। सिंध वही जो वर्तमान में कहां पर है, पाकिस्तान में जो सिंध है ना, वो सिंध पहुंचा। उस समय तो मिला हुआ था, भारत का अंग था, तो सिंध पहुंचा 1333 में। इंडिया आया कौन? इब्न बतूता इंडिया पर पहुंच गया था। उसके बाद क्या होता है उस चीज को देखिएगा कि सिंध तो पहुंचा, लेकिन सिंध में कहां पहुंचा? तो सिंध में होते हुए भारत का वो दिल्ली पहुंचा। कहां पहुंचा? दिल्ली में पहुंचा। अब दिल्ली में कहां पहुंचा? तो एक नाम है यहाँ पर, मोहम्मद बिन तुगलक। मिटा दो इसको मैं, मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक कौन था, इस चीज को आप जरा देख लीजिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक, फिर इसको आगे बढ़ेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक कौन था, इसको देखिए आप। पहले एक लाइन यहाँ पे देख लेते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है ना, एक पहले चलता है कहीं नहीं यार, कल तो ऐसे भरे। बिन तुगलक के बारे में जरा जान लीजिए। इसी के दरबार में आया था। अरे इसकी, उसकी, उसका, इसकी इंसानों की क्या हो। चलो, तो मोहम्मद बिन तुगलक का बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक, देखिए कि मोहम्मद बिन तुगलक का नाम था जूना खां। और जब गयासुद्दीन तुगलक की जब मृत्यु हुई तो उनके बाद जूना खां जो है मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली गद्दी पर चढ़ के बैठ गया। उसके बाद तो कहते कि इसके बारे में अगर तारीफ किया जाए तो मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सबसे ज्यादा विद्वान, शिक्षित, योग्य व्यक्ति था। और इतिहास गवाह कि जो सबसे ज्यादा विद्वान, शिक्षित, योग्य रहता है वही आदमी पागल, रक्त पिपासु, स्वप्नशील रहता है। ये व्यक्ति वही था। मोहम्मद बिन तुगलक को कहता था पागल राजा। इनको क्या कहता था? पागल राजा, क्योंकि ये विद्वान था ना। ज़्यादा विद्वानता अच्छी बात नहीं है, ज़्यादा शिक्षा अच्छी बात नहीं है, ज़्यादा योग्य व्यक्ति अच्छी बात नहीं है, हमेशा अवेलेबल वाला आदमी अच्छी बात नहीं है। ये पागल था, कहा जाता था नहीं। तो इब्न बतूता की पुस्तक रहला में तुगलक के समय की उस सारी घटनाओं का जिक्र है जिसको स्टार्ट कराया था तुगलक साहिब ने। और कहता है कि इनकी मृत्यु 20 मार्च 1351 में सिंध जाते समय, एक जगह है थट्टा में हो जाती है, जो मैंने लिखा नहीं है, बस सिंध जाते समय हो जाती है। और इब्न बतूता इसी के दरबार में इंडिया पर पहुंचा था। क्योंकि क्यों पहुंचा था कि इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बहुत कुछ सुनकर रखा था। सुनेगा जरा यहां पर कि जब वो स्थल मार्ग से 1333 में मध्य एशिया के रास्ते होते हुए सबसे पहले सिंध पहुंचा,
और सिंध के बाद उसने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बहुत कुछ सुना था और कला और साहित्य के दरबार में एक दयाशील संरक्षक के रूप में उसकी ख्याति से आकर्षित हो चुका था। तो बतूता को ने मुल्तान और उच्च के रास्ते होकर दिल्ली को प्रसन्न किया और सुल्तान उसकी विद्वता से इतना प्रभावित हुआ कि कह दिया कि इब्न बतूता तुम दिल्ली का काजी बन जाओ। क्या बन जाओ? काजी बन जाओ। काजी बना न्यायाधीश, जज जिसको बोलते हैं, कि तुम काजी बन जाओ, दिल्ली का न्यायाधीश बन जाओ। कौन बना दिया? मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक का जब इब्न बतूता से बातचीत हुआ तो उनके बातचीत से, उसकी विद्वता से इतनी ज्यादा प्रभावित हो गई तुगलक साहब कि उसने कहा कि तुम बन जाओ, और बना दिया। वह इस पद पर कई वर्षों तक रहा, लेकिन एक दिन होता वही जिसका डर सबों को रहता है। क्या होता है कि एक दिन गलतफहमियां हो जाती हैं। इब्न बतूता और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में गलतफहमी हो जाती है। गलतफहमी क्या हो जाती है? विश्वास खो देता है, और जैसे ही विश्वास खोता है इब्न बतूता को कैद में, माना जेल में डलवा देता है। कौन? तुगलक साहब, कि तुम जाओ जेल में। लेकिन बहुत समय के बाद सत्य बाहर आती हैं। समय लगता है कि जब इब्न बतूता के सच सामने आया कि इब्न बतूता ने कोई भी गलत काम नहीं किया था, जब इस बात का पता तुगलक को पहुंची तो उसने फिर से उसको क्या किया? जेल से रिहा कर दिया और उसे फिर से कोई नौकरी में रख दिया गया। अब इस बार क्या बोला कि 1342 ईस्वी में मंगोल शासक के पास, अच्छा मंगोल शासक कौन था जी, जानते हो आप? तो मंगोल शासक के पास सुल्तान के दूत के रूप में चीन जाने का आदेश दिया गया। तो याद रखना कि 1342 में चीन जाने का आदेश तुगलक साहब ने किसको दिया? इब्न बतूता दिया। तो अब जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है? अब चीन जा रहा है। लेकिन हमने क्या कहा? ये घुमक्कड़ आदमी था। ये क्या था? घुमक्कड़ आदमी था यार। देखिए ध्यान देना, एमबीटी और इब्न बतूता। नो बाबू बाछा सुनो, देखिए एमबीटी में मोहम्मद बिन तुगलक, शॉर्ट नाम इसका एमबीटी कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक और इब्न बतूता के बारे में संक्षेप में थोड़ा जान लीजिए ताकि आपको दिमाग में याद रह जाए चीजों को। आप जानते हैं कि इब्न बतूता 1333 में भारत के लिए प्रस्थान किया, और भारत वह कहां से पहुंचा? तो सिंध के रास्ते पहुंचा। ये मैंने आपको लिखा दिया, बता दिया। एंट्री भारत में मिल गई इसको, भारत में एंट्री करते हैं। और फिर दिल्ली के उस समय जो सुल्तान था, शासक था, एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में वो सुना था कि एमबीटी जो था वह कला का और साहित्य का कदरदान था। मतलब कला और साहित्य का दयाशील संरक्षक था। इसको जानता था, इसको मानता था, इसका सम्मान होता था। तो फिर क्या हुआ? यह जैसे इस बात को इब्न बतूता ने सुना है, वह तुरंत जो है दिल्ली एंट्री किया। कहां पर? इनके पास। किस रास्ते से आया वो दिल्ली? तो देखो क्या लिखा था, हम सिंध से नहीं आया था। उच्च और एक नाम और बताया था, मुल्तान। आज पाकिस्तान में है, उस समय इंडिया में ही था। तो मुल्तान और उच्च के रास्ते से होते हुए दिल्ली एंट्री किया। और दिल्ली जैसे एंट्री किया, इन लोगों का बातचीत स्टार्ट हुआ, एमबीटी और इब्न बतूता का। तो एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक इब्न बतूता के बातों से इतना ज़्यादा प्रेरित हुआ, इसकी विद्वता को देखकर इतना ज़्यादा उसको अच्छा लगा कि इसने तुरंत ही इब्न बतूता को दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। लेकिन कुछ दिन तक पद में रहते हुए पक्षपात का आरोप लगता है। किस पर? इब्न बतूता पर पक्षपात का आरोप लगता है। और आरोप लगने के बाद इसे गद्दी से हटाकर, मतलब इसको पद से हटाकर इसको कैद में डाल दिया जाता है, इसको कैद कर लिया जाता है। और कैद करने के बाद कुछ दिन के बाद जब गलतफहमी दूर होती है, पक्षपात का जो गलतफहमी दोनों के बीच में हो गया था, तो गलतफहमी जब दूर होती है तो उसको फिर से जेल से निकालते हैं। और जेल से निकालने के बाद, कैद से निकालने के बाद उनको 1342 में फिर से कुछ राजनीतिक कुछ पद देते हैं और कहते हैं कि 1342 में शासक क्या बोलते हैं कि तुम चल जाओ हमारे दूत के रूप में, मेरे दूत के रूप में चल जाओ। कहाँ पर?
चीन। वहां पर मंगोल के शासक से साथ मिलना और हमारे बारे में कहना, वहीं पर आना दूत बनकर, मैसेंजर बनकर। तो ये बात वहां पर हुई थी। अब ये जा रहे हैं चाइना, ये जा रहे हैं चीन, लेकिन चीन हमने कहा था कि ये क्या था, एक यात्री था, और यात्री था तो यात्रा करते हुए निकलेंगे, क्योंकि इनको किताबी ज्ञान से ज्यादा पसंद है कि मैं खुद अपने आप देखते हुए चीजों को निकलूं। इससे क्या होगा, अनुभव के साथ साथ और विस्तृत जानकारियां मिलेंगी। ये चीज इनके मन में शुरू से चलता था, इसलिए 22 साल की उम्र में इसने घर छोड़ दिया, यात्रा करना प्रारंभ किया। तो अब ये चीन निकलते हैं, लेकिन चीन कहते हैं कि चीन जाने से पहले, चीन तो यूं सीधा जा सकता था, लेकिन चीन तो यह घूम घूम कर गया, और चीन जाने में इसको 18 महीना लगा। फहमी, मिस्टेक, गलतफहमी दूर, गलतफहमी दूर हुआ जाओ ना कि नहीं नहीं, ये विद्वान व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता है, ऐसा नहीं कर सकता, भले मानस है। तब जाकर उनको फिर निकाला। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा कि आप देखिए अपनी नई नियुक्ति, पहला था क्या, फर्स्ट नियुक्ति क्या था, काजी। सेकंड नियुक्ति क्या हुआ, दूत। क्या हुआ, दूत। तो यहाँ पे सवाल ये बन सकते हैं कि इब्न बतूता का दूसरी बार नियुक्ति किस रूप में हुई। इब्न बतूता का दूसरी बार नियुक्ति एमबीटी ने किस रूप में किया, तो अपना दूत के रूप में किया। अपना दूत के रूप में पहली बार उसको कहाँ भेजा, चाइना भेजा। किससे मिलने के लिए, मंगोल शासक से मिलने के लिए। ठीक है ना। तो पहली बार नियुक्ति किस रूप में हुई थी, काजी के रूप में। काजी को काजी बोलो या फिर न्यायाधीश बोलो, एक ही बात है। ठीक है ना। अब देखिए, तो जैसे नई नियुक्ति मिलती है, तो नई नियुक्ति के साथ भी होता है मध्य भारत के रास्ते मालाबार तट की ओर बढ़ता है। मालाबार, केरला। ठीक है ना। कहाँ पर, ये कहाँ जाते हैं, मालाबार तट की ओर बढ़ते हैं। और मालाबार तट जैसे ही वो चलते हैं, तो वह मालाबार से वह मालदीव गया। मालाबार से मालदीव, देखिए ये है ना केरला, मालाबार तट, ये है मालाबार तट। ठीक है ना। मालाबार आपको यहाँ लिखा मिलेगा, देखो मालाबार, ये मालाबार तट है। ठीक है ना। मालाबार तट केरला। यहाँ से फिर कहाँ गया वो, ये देखो मालदीव है, यहाँ पर पहुंचा मालदीव। ठीक है। देखो चाइना किधर को है, चाइना इधर को है, जबकि ये मालदीव, यहाँ से यहाँ मालदीव, वहाँ गया। देखिए कैसे गया, मालदीव पहुंचा। तो ये यहाँ से नियम देखिए कहाँ गया, सबसे पहले कहाँ गया, मालाबार तट। मालाबार तट से कहाँ पहुंचा वो, मालदीव गया। इसे में 18 महीने लगा, मालदीव गया। और बोलते हैं मालदीव में जहाँ 18 महीने तक काजी के पद पर फिर रहा, वहां पर मालदीव में रहा हुआ 18 महीना, क्या रहा, काजी के पद पर, काजी के पद पर, यानी न्यायाधीश के पद पर फिर से वहां रहा 18 महीना तक। और फिर वहां से निकल के कहाँ गया, श्रीलंका पहुंचा। देखिए फिर उधर चला गया, वो कहाँ पहुंचा, यहाँ से श्रीलंका, श्रीलंका पहुंचा। और श्रीलंका पहुंचने का निश्चय किया। बाद में एक बार फिर वह मालाबार तट पहुंचा, और फिर मालदीव गया, और चीन जाने के का अपना कार्य दोबारा शुरू करने से पहले बंगाल द्वारा असम में गया। कहाँ कहाँ घूमेगा ही, देखिए श्रीलंका गया। श्रीलंका जब रह गया, तो श्रीलंका से फिर वो कहाँ गया, श्रीलंका के बाद वो फिर से मालाबार तट पहुंचा, मालाबार केरला पहुंचा। मालाबार से फिर मालदीव आया। ये क्या कर रहा है यार, मालदीव आया, और मालदीव से फिर वो बंगाल गया, फिर असम गया, बंगाल, फिर वह असम गया, और असम के बाद वह फाइनली कहाँ पहुंच गया, वह चीन गया। लेकिन चीन ऐसे नहीं गए, वह सुमात्रा गया। सुमात्रा से एक अन्य जहाज से चीनी बंदरगाह नगर, सुमात्रा यानी इंडोनेशिया है ना, सुमात्रा गया। सुमात्रा से चीनी बंदरगाह जैतून गया, और उसने व्यापक रूप से चीन में यात्रा की और बीजिंग तक गया। देखिए कितना झोल झाला है। चाइना डायरेक्ट नहीं पहुंचा, असम के बाद ये गया सुमात्रा द्वीप, सुमात्रा ने इंडोनेशिया वाला द्वीप, वहां से एक चीनी बंदरगाह पहुंचा। चीनी बंदरगाह के शिप में चढ़कर वह कहाँ गया, वह गया एक नगर गया, एक नगर, और नगर का नाम था जैतून। और जैतून यानी चाइना ही वो फाइनली क्या हो गया, वो चाइना कौन जगह में, तो बीजिंग शहर में वो क्या हो गया, एंट्री लिया। यहां तक पहले आपको जान को बात को लिख ले, जान ले कहां तक कैसे गया। देखिए ये एक इसका एक कारनामा समझ में आ गया। मतलब सच में ये बहुत बड़ा घुमक्कर प्राणी था, बढ़िया है, घूमने दो। अब यहाँ पर एक सवाल बनता है, क्या सवाल बनता है, ये अंतिम है यहाँ का, आज यहीं लास्ट करेंगे, कि जब चीन वो पहुँचते हैं, देखिए चीन पहुँचने में लगाता है 18 महीना। निकलता कब है, निकलता है वह चीन के लिए कब निकलता है, 1342 में। और 13 में 18 महीना जोड़ लो, 18 महीना 1.5 साल ना, तो जोड़ लीजिएगा। तो फिर उसका मन टिकता नहीं है,
चीन में ज़्यादा समय तक नहीं रहता है और चीन से वह वापस आता है 1347 में वापस आता है कि मन नहीं लग रहा, चलो अब चलते हैं। तो यहाँ पर एक सवाल बनता है यहाँ से कि बताइए इब्न बतूता की तुलना, ये इब्न बतूता 14वीं शताब्दी का था, इब्न बतूता की तुलना किससे की गई है? कौन ऐसा व्यक्ति था जो इसी तरह कर रहा था? देखिए एक व्यक्ति था जिसका नाम था मार्को पोलो। मार्को पोलो ये था 13वीं शताब्दी का, कल साथ हम लिखाए होंगे, 13वीं शताब्दी का था। यह जो है वेनिस शहर है इटली का, है ना। वेनिस से चलकर कहाँ पहुंचा था? चीन। कहाँ पहुंचा था? चीन गया था। और अगेन फिर वो कहाँ गया? वह चीन से फिर कहाँ गया था? भ्रमण। ये भी क्या कर था? ये भी घूमते हुए जो है यात्राएं प्रारंभ अपनी की थी। इस बात को आप याद रख लीजिएगा। तो याद रखना कि इब्न बतूता की तुलना किससे करी गई है? तो मार्को पोलो से की गई है। मार्को पोलो कहाँ गए, कब गया था? 13वीं शताब्दी का। कहाँ से कहाँ? इटली, यानी वेनिस से सर का चीन फिर वापस कहाँ था? इंडिया भी वो आया था। याद रखना इंडिया भी वो आया था। इसलिए मार्को पोलो क्या कहा जाता है? मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार। कल लिखा दिए थे ना हम, याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलो आप करो।